प्यारे बच्चों, कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान में हम अध्याय 2 ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें अभी तक हम लोगों ने पादप ऊतक के बारे में पढ़ा और उसके सभी प्रकारों के बारे में। अब हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऊतक 2 प्रकार के हैं, आप जानते हैं, पादप और जंतु ऊतक। पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को पादप, जबकि जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतकों को जंतु ऊतक कहते हैं। अब हम जंतु ऊतक के बारे में बात करेंगे। देखिए, जंतु ऊतक केवल जंतुओं में पाए जाते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। जितने भी जंतु हैं उनमें पाए जाने वाले ऊतकों को जंतु ऊतक कहते हैं। कभी भी कोई पादप ऊतक जंतु ऊतक में उपस्थित नहीं होगा, ना तो कभी कोई जंतु ऊतक पादप में पाया जाएगा। सबसे पहला ऊतक है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक दूसरा, तीसरा पेशीय, चौथा तंत्रिका। जंतु ऊतक के कुल 4 भाग हैं, 4 प्रभेद हैं। एक उपकला ऊतक, एक संयोजी और एक पेशी और एक तंत्रिका ऊतक। तो इन चारों ऊतकों के बारे में हम क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उपकला ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। उपकला ऊतक को अंग्रेजी में एपिथेलियम टिश्यूज कहते हैं। यह शरीर में आवरण निर्माण का कार्य करता है। इसका नाम है उपकला, यानी यह ऐसी कलाओं को विकसित करता है, आवरण को विकसित करता है जो सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। इसका काम ही है सुरक्षात्मक आवरण बनाना और शरीर की सुरक्षा करना। देखिए, जो हमारी स्किन है, त्वचा, मनुष्य में जो त्वचा है, इसका जो ऊपरी परत दिख रहा है आपको, ये सभी उपकला ऊतक से ही बने होते हैं। उपकला ऊतक का मूल काम होता है अंगों को ढकना, शरीर के अंगों को ढकना, शरीर को भी ढकना और शरीर को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना, ताकि शरीर को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्राप्त हो सके और सर्दी, गर्मी तथा अन्य वातावरणीय दशाओं से सुरक्षा प्राप्त हो सके। देखिए, अब आप सरल भाषा में समझने का प्रयास करिएगा। उपकला ऊतक हमारे शरीर में आवरण बनाने का काम करता है। यह अंगों के ऊपर भी आवरण बनाता है और शरीर के ऊपर भी आवरण बनाता है। कहने का मतलब यह कवरिंग एरिया का काम करता है। अब आप ऐसे समझिए, जैसे आप अपनी पुस्तक पर कवर चढ़ाते हैं। पुस्तक है आपकी और उसके ऊपर आप कवर चढ़ाते हैं। किस लिए चढ़ाते हैं? इसलिए चढ़ाते हैं ताकि पुस्तक को सुरक्षा प्राप्त हो सके, पुस्तक को खराब होने से, बेकार होने से बचाया जा सके। उसी प्रकार से अंगों के ऊपर और संपूर्ण शरीर के ऊपर एक आवरण यानी एक कवर विकसित होता है, और वह कवर कौन विकसित करता है? उपकला ऊतक विकसित करता है, जिसका यही काम है कि अंगों की और शरीर की सुरक्षा प्रदान करना। जैसे आप पुस्तक पर कवर चढ़ाते हैं इसलिए ताकि उसे सुरक्षा मिले, उसे नष्ट होने से जल्दी बचाया जा सके। अब आप समझ गए होंगे। अब इसमें उदाहरण से हम आप समझेंगे। जो आपकी स्किन है, त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, स्किन। स्किन के ऊपर एक आवरण है जिसे एपिडर्मिस यानी उपत्वची आवरण कहते हैं। जितना भी आपके सामने आपके स्किन पर जो दिखाई दे रहा है एक सुरक्षात्मक आवरण, वह सब का सब उपकला ऊतक से बना है। यानी हमारी त्वचा का आवरण यानी हमारी त्वचा का बाह्य भाग किससे बना है? उपकला ऊतक से।
और सबसे बड़ा अंग भी क्या है हमारे शरीर में? हमारी त्वचा ही है। अब हम आगे बात करें, जैसे शरीर के अंदर जो अंग होते हैं, जैसे हृदय, फेफड़े और वृक्क यानी किडनी, ये सब महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे शरीर के, जिनको हमने लिखा है, चाहे हृदय है, चाहे फेफड़े हों, चाहे वृक्क हों। अगर ये खराब हो जाएं तो इनके अभाव में हमारे शरीर की सारी क्रियाएं सुचारू ढंग से कभी हो ही नहीं सकती। अब हृदय के ऊपर पाया जाता है हृदय आवरण। हृदय आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम अंग्रेजी में कहते हैं। फेफड़े के ऊपर पाया जाता है फुफ्फुसा आवरण। फुफ्फुसा आवरण पाया जाता है। वृक्क के ऊपर भी वृक्क का एक आवरण पाया जाता है। इसलिए पाया जाता है ताकि इन अंगों को सुरक्षा प्राप्त हो सके, क्योंकि ये अंग अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। अगर किसी भी दशा में इनको आघात पहुंचता है तो हमारे शरीर में इसका भीषण प्रभाव दिखाई देगा। और हृदय के ऊपर जो हृदय आवरण है वह कौन बनाता है? उपकला ऊतक बनाता है, जो हृदय की सुरक्षा करता है। फेफड़े के ऊपर जो फुफ्फुसा आवरण है उसको भी कौन बनाता है? उपकला ऊतक बनाता। वृक्क आवरण यानी किडनी के ऊपर जो हमारे वृक्क के ऊपर आवरण है वह भी उपकला ऊतक बनाता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर अन्य छोटे बड़े सभी अंग, जैसे आमाशय है, आमाशय के भी ऊपर आमाशयी भित्ति पाई जाती है, उसका भी निर्माण उपकला ऊतक करता है। हमारे देखा जाए तो आंत जो है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके ऊपर भी आंतरीय भित्तियां पाई जाती हैं, इंटेस्टाइनल वाल पाई जाती है, जहां से अवशोषण की क्रिया होती है। वो जो उसके ऊपर हमारे आंत के ऊपर जो दीवार पाई जाती है, एक भित्ति पाई जाती है, कबर पाई जाती है, वह उपकला ऊतक से ही मिलकर के बनी होती है। और हमारे आमाशय के ऊपर का भी जो आमाशयी भित्ति है, जो आमाशय की सुरक्षा करता है, वो भी उपकला ऊतक का ही बना होता है। तो आप समझ चुके होंगे उपकला ऊतक का मूल काम है सुरक्षात्मक आवरण बनाना, जिससे हमारे शरीर और हमारे अंगों की सुरक्षा हो सके। ध्यान दीजिएगा, यह किसी भी प्रकार के अंगों का निर्माण नहीं करता, यह अंगों के ऊपर आवरण का ही निर्माण करता है। अब हम दूसरे ऊतक संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कनेक्ट का शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब है जोड़ने वाला ऊतक। संयोजी मतलब जोड़ने वाला ऊतक, एक दूसरे को आपस में संबद्ध करने वाला ऊतक, जोड़ने वाला ऊतक। देखिए हमारे शरीर में अनेक अंग हैं और वे अंग शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हैं और उन अंगों का आपस में जुड़ना, कनेक्ट होना जरूरी है। अन्यथा अगर उनका संपर्क टूट गया तो शरीर में होने वाली क्रियाएं तुरंत बाधित हो जाएंगी। जैसे उदाहरण हेतु, अगर रक्त का संबंध हृदय से टूट गया तो फिर हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और इस अवस्था में हृदय काम करना बंद कर देगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। दूसरा उदाहरण कि अगर हड्डियां एक दूसरे से ना जुड़ी हों तो क्या होगा? शरीर का एक निश्चित ढांचा नहीं खड़ा हो पाएगा, और जब शरीर का एक निश्चित ढांचा नहीं खड़ा हो पाएगा
तो स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र का निर्माण नहीं होगा और उसके अभाव में शरीर की एक परिकल्पना भी करना उचित नहीं होगा। अगर दूसरी बात हम देखें, पेशियां भी हड्डियां से जुड़ी हैं। अगर हड्डियां पेशियां से नहीं जुड़ी होती तो पेशियों का अस्तित्व अलग होता, हड्डियों का अस्तित्व अलग होता, तो इस अभाव में शरीर के गठन कभी संभव नहीं था। अब हम बात करेंगे ये जो शरीर का गठन है, यानी एक दूसरे अंगों को दूसरे अंगों से जोड़ने का जो कार्यक्रम है वह कौन करता है? जो जोड़ता है उसका नाम है संयोजी ऊतक। इसका अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यूज नाम है। नाम से ही स्पष्ट है कि इसका काम क्या होगा? अंगों तथा उपांगों को एक दूसरे से जोड़ना ताकि शरीर का मजबूती से गठन हो सके और शरीर में आवश्यक पदार्थों की पूर्ति हो सके। देखिए, संयोजी ऊतक जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ने वाला ऊतक। अब हम संयोजी ऊतक के बारे में बात करें। संयोजी ऊतक मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक तरल संयोजी ऊतक और दूसरे ठोस संयोजी ऊतक। इसके अलावा तीसरा वसीय ऊतक भी होता है जो संयोजी ऊतक के ही कैटेगरी में आता है। मूल रूप से यही दो ही ऊतक हैं, तरल और ठोस संयोजी ऊतक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तरल संयोजी ऊतक के बारे में। देखिए, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज, ध्यान से देखिएगा। तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक नाम से ही स्पष्ट है। तरल का मतलब क्या हुआ? जो द्रव रूप में हो, अर्थात हम ऐसे ऊतक की बात करने जा रहे हैं जो लिक्विड फॉर्म में हो, यानी कि तरल माध्यम में हो, द्रवीय रूप में हो। जो लोग अभी ना समझें वो समझ लें कि पानी और तेल जैसा हो, लिक्विड मीडियम में, द्रव माध्यम। अब देखिए, हमारे शरीर में लिक्विड मीडियम में यानी तरल माध्यम में कौन कौन से तरल संयोजी ऊतक हैं जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, पदार्थों के परिवहन का काम करते हैं। उसके लिए देखिए, एक है रक्त और दूसरी है लसिका। यानी रक्त और लसिका ऐसे दो तरल संयोजी ऊतक हैं जो शरीर में आवश्यक पदार्थों को ले जाने और ले आने का काम करते हैं। अर्थात इनका मूल कार्य है आवश्यक पदार्थों का अंगों से मिलाप कराना, यानी आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करना, अंगों तक पहुंचाना। तो यहाँ पर कैसा संबंध स्थापित हो रहा है? ऐसा संबंध मिल रहा है कि जैसे आवश्यक पदार्थ हैं उनका अंगों तक पहुंचना जरूरी है, यानी वहाँ कनेक्ट हो रहा है। किसके द्वारा कनेक्ट हो रहा है? रक्त और लसिका के द्वारा, क्योंकि हमने बताया इसका काम ही होता है संयोजी ऊतक का एक दूसरे से दूसरे को कनेक्ट कराना, यानी जोड़ना। अब हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त के बारे में आप पिछली कक्षाओं में कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं और सामान्यतः कुछ ना कुछ अवश्य जानकारी रखते हैं। फिर भी हम रक्त के बारे में जो आपके सिलेबस में है
वह पूरी जानकारी यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मानव रक्त सभी स्तनधारियों में पाया जाने वाला, हम यूँ कहें कि सभी प्राणियों में पाया जाने वाला रक्त जो है, उसमें से मानव रक्त सबसे श्रेष्ठकर रक्त है, श्रेष्ठतम रक्त है। इससे ज़्यादा उत्तम रक्त किसी प्राणी में नहीं पाया जाता। अब हम रक्त की संरचना के बारे में अध्ययन करें तो रक्त का रंग लाल होता है। सबसे पहले इसकी प्रकृति, जो इस बाहर से देख करके जिन बातों का अध्ययन हम करते हैं उनके बारे में, कि रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण, यानी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन ना होता तो मनुष्य के रक्त का रंग लाल नहीं होता। मनुष्य ही नहीं अपितु सभी स्तनधारियों जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, हाथी, बिल्ली जो आप देखते हैं, उन सभी के रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है और उन सभी का रक्त का रंग लाल होता है। अब हम दूसरी बात करें, यह तरल माध्यम में होता है, ठोस माध्यम में नहीं होता। इस बात को आप जानते हैं। यह परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछा जाता है, रक्त कैसा ऊतक है। ध्यान से सुनिएगा, रक्त कैसा ऊतक है या रक्त किस ऊतक की श्रेणी में आता है, तो उसका जवाब है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। खाली संयोजी ऊतक लिखने से सही नहीं होगा, तरल शब्द जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रक्त तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। क्योंकि संयोजी ऊतक तरल और ठोस दोनों प्रकार के होते हैं, तो एक वसी भी होता है। तो उसमें रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी होता है, लिक्विड फॉर्म का ऊतक है। तो रक्त में हमेशा ध्यान दीजिएगा, लोग गलती करते हैं, खाली संयोजी ऊतक लगा के चले आते हैं, लेकिन रक्त तरल संयोजी ऊतक। दूसरी बात, इसका स्वाद जो होता है नमकीन होता है, हल्का नमकीन होता है रक्त का। क्यों? क्योंकि यह क्षारीय माध्यम में होता है। इसका पीएच मान 7.6 के आसपास होता है। पीएच शब्द का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी विलयन या कोई तरल पदार्थ क्षारीय है, अम्लीय है अथवा उदासीन है, इस बात का पता हम पीएच मान से उसके ज्ञात करते हैं। पीएच मान क्या होता है? अगर कोई भी तरल पदार्थ है, उसका पीएच मान 7 से कम आता है तो वह अम्लीय होगा। अगर केवल 7 आता है तो वह उदासीन होगा। अगर 7 से अधिक आता है तो वह क्षारीय माध्यम में होगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब आगे, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। यह जल से कुछ भारी होता है, यानी सम हैवी देन वाटर। जल से कुछ भारी होता है। और अब हम इसके रासायनिक संगठन, यानी इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, रक्त जो मानव रक्त है, ब्लड, वह 2 घटकों से मिलकर के बना होता है। एक रुधिर कणिकाएं, जिसे ब्लड कैप्सूल्स कहते हैं, और दूसरा रुधिर प्लाज्मा। देखिए, रक्त में 2 घटक होते हैं, एक रुधिर कणिकाएं, एक रुधिर प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वह 40% होती हैं, जबकि रुधिर प्लाज्मा 55 से 60% होता है।
अगर ये 55 होगा तो ये 45 होगा, अगर ये 40 होगा तो ये 60 होगा। इतनी बात आप समझते हैं। इसी के आसपास होता है। कभी इसकी संख्या 5% बढ़ जाती है तो कभी इसकी बढ़ जाती है, कभी इसकी घट जाती है तो कभी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है। अब देखिए रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है। अब हम कणिकाएं पढ़ लेंगे, उसके पश्चात प्लाज्मा के बारे में चर्चा करेंगे। लाल रुधिर कणिकाओं को आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। श्वेत रुधिर कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। और रुधिर प्लेटलेट्स को ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। देखिए लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन जिसकी हमने बात की शुरू में, वह केवल लाल रुधिर कणिकाओं में ही उपस्थित होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होने के कारण ये इसका रंग लाल होता है। इसके आकार की हम बात करें तो इसका आकार गोल या अंडाकार होता है। चाहे गोल होगा चाहे अंडाकार होगा। अब बीच में कुछ दबी हुई होंगी, बीच में कुछ दबी हुई होंगी। अगला इसके अगर संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। यानी 1 मिलीमीटर रक्त के क्षेत्रफल में इसकी संख्या 55 लाख होती है। 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 55 लाख होती है। घन का मतलब है, मिलीमीटर का मतलब यम, घन का मतलब है यम का क्यूब, यम गुणे यम। उतने क्षेत्रफल में 55 लाख लगभग इनकी संख्या होती है। इनका जीवन काल 120 दिनों का होता है। इनका जीवन काल 120 दिनों का होता है। प्रति सेकंड लगभग हमारे शरीर में 10 करोड़ से अधिक रुधिर कणिकाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। क्योंकि हमेशा इन कुछ का जीवन काल पूरा होता रहता है, उसके स्थान पर कुछ बनती रहती है। शरीर में इनका निर्माण कहाँ होता है रुधिर कणिकाओं का? तो शरीर में इनका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में। ठीक है। हो सकता है किताब में ना लिखा हो, फिर भी आप पढ़ लीजिए। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनके कार्य क्या होते हैं, इसका फंक्शन क्या है? इसका कार्य है आवश्यक पदार्थों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। उस आवश्यक पदार्थों में क्या क्या है? खनिज है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब जो पोषक तत्व हैं उनको शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम इसका होता है। यानी आवश्यक पदार्थों का परिवहन करती हैं। चलिए अब हम श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा करते हैं। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती हैं, एक कणिकामय और दूसरा कणिका विहीन।
देखिए WBC मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। तो कुछ इसके संरचना के बारे में भी पहले पढ़ लें, फिर इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स इसका नाम है। श्वेत रुधिर कणिकाएं नाम से ही स्पष्ट हैं, वे श्वेत होती हैं यानी रंगहीन होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनका कोई आकार नहीं होता यानी अनियमित आकार की होती हैं, अमीबा जैसे। जैसे अमीबा बनता बिगड़ता रहता है, उसका कोई आकार नहीं होता निश्चित, उसी प्रकार से इनका भी कोई आकार नहीं होता निश्चित। फिर अगला, इसकी संख्या की बात करें, 8 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर ये पाई जाती हैं, ठीक है। इसके हम जीवन काल के बारे में बात करें तो इनका जो जीवन काल होता है वह 5 से 6 दिनों का होता है। अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम 1 सप्ताह ही होता है, इससे अधिक नहीं होता। अब हम बात करें ये कहाँ बनती हैं, इनका निर्माण। इनका निर्माण पीत अस्थिमज्जा में होता है, येलो बोन मैरो में होता है, पीत अस्थिमज्जा। अब हम इनके कार्य की बात करें तो इनके कार्य अलग अलग हैं।